हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और अपना समान हिंदी का टेस्ट प्रारंभ करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको शाम को 7 बजे एक समान हिंदी का टेस्ट वीडियो प्रोवाइड करते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं और बताएं कि आप लोग इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही करते हैं। चलिए आइए फटाफट जुड़ जाइए और अपना टेस्ट प्रारंभ करते हैं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी या उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग अवश्य जुड़े, निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, अपना टेस्ट प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि इन 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी चल रही है, इस टेस्ट के माध्यम से पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अमरस किसका पर्यायवाची है। ध्यान दीजिएगा, अमरस किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया है प्रेम, ऑप्शन बी दिया है दया, ऑप्शन सी दिया है संतोष, ऑप्शन डी दिया है क्रोध। आप लोग बताएं कमेंट करके अमरस किसका पर्यायवाची होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके, आपका विकल्प इसमें से कौन सा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अमरस का पर्यायवाची क्या होगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। प्रेम होगा, दया या संतोष या क्रोध। चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करके बताएं अमरस किसका पर्यायवाची है। तो ध्यान रखिएगा, क्रोध यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। मदन शलाका, ध्यान दीजिएगा, मदन शलाका किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए दिया है कौवा, ऑप्शन बी दिया है चिड़िया, ऑप्शन सी दिया है कोयल, ऑप्शन डी दिया है कबूतर। तो आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में लिखें मदन शलाका किसका पर्यायवाची होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए बताइए आप लोग। साथियों, अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। चलिए बताइए, मदन शलाका किसका पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, कोयल यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है क्या कहलाएगा बताइएगा आप लोग। 4 विकल्प दिए गए हैं, इंद्रजेय, ऑप्शन बी दिया है इंदु, ऑप्शन सी दिया है जितेंद्र, ऑप्शन डी दिया है इंद्रजीत। तो आप लोग बताएं जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो क्या कहलाएगा बताइएगा आप लोग। इन चारों विकल्प में से आपका विकल्प कौन सा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो ध्यान रखिएगा, इंद्रजीत यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है। इतिवृत्त, कहानी, संस्मरण, नाटक। चलिए बताइए, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है। इतिवृत्त, कहानी, संस्मरण, नाटक। बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका विकल्प कौन सा है कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखें। तो ध्यान रखिएगा, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त कहलाता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा। अपकार का विलोम शब्द बताएं। चलिए बताइए, अपकार का विलोम शब्द। अनिष्ट, विनिष्ट, उपकार, परोपकार। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, अपकार का विलोम शब्द बताइए आप लोग। अनिष्ट, विनिष्ट, उपकार, परोपकार। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका विकल्प कौन सा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपकार का विलोम शब्द, तो ध्यान दीजिएगा, उपकार यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यानी अपकार का जो विलोम शब्द होगा उपकार होगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइए, अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा। निरपराध, योगी, भोगी, अभियोगी। चलिए बताइए, अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके। साथियों, आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी चल रही है, यह टेस्ट आपको बताएगा। चलिए, अभियुक्त का विलोम शब्द बताएं आप लोग,
फटाफट कमेंट करके बताएं अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा। निरपराध यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अप, अनु, अभि, अव। चलिए बताइए अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका विकल्प कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखें। चलिए, अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अभि उपसर्ग लगा है, यानी अभिभावक में जो है अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अध्ययन में उपसर्ग बताइए। चलिए बताइएगा अध्ययन में कौन से उपसर्ग के प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए दिया है अ, ऑप्शन बी दिया है अति, ऑप्शन सी दिया है अधि, ऑप्शन डी दिया है अप। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें अध्ययन में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका विकल्प कौन सा होगा आप लोग कमेंट में बताएं। अध्ययन में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा अधि उपसर्ग लगा है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताइए। चलिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। बताइएगा आप लोग उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखें। उज्ज्वल का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, आप लोग बताएं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, उत धन ज्वल। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। 2, 3, 5, 7। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, 3। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, शुद्ध वर्तनी से पूछा गया है, यानी इसमें ज्योत्सना शब्द कौन से विकल्प में सही लिखा गया है यही आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी बताइए, इसमें से आपके 4 विकल्प दिए हैं, बताइएगा आपका विकल्प इसमें से कौन सा है आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ध्यान रखिएगा ज्योत्सना यहां पर जो है ऑप्शन सी में सही लिखा गया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। पंचवटी किस कवि की रचना है। चलिए बताइए पंचवटी किस कवि की रचना है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें पंचवटी किस कवि की रचना है। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट करके पंचवटी किस कवि की रचना है, बताइएगा। साथ ही ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन 50 प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी चल रही है, यह टेस्ट आपको बताएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए बताइए पंचवटी किस कवि की रचना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कमलेश्वर यानी पंचवटी किस कवि की रचना है। ऑप्शन आपके दिए हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पंचवटी किस कवि की रचना है, तो ध्यान दीजिएगा मैथिली शरण गुप्त की, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, काली आंधी किस रचनाकार की कृति है। काली आंधी किस रचनाकार की कृति है। धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, भगवती चरण वर्मा, कमलेश्वर। तो आप लोग बताएं काली आंधी किस रचनाकार की कृति है। चलिए लिखिएगा आप लोग कमेंट में इन चारों विकल्प में से आपका विकल्प कौन सा होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ध्यान रखिएगा काली आंधी जो है कमलेश्वर की कृति है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है। भारत चीन युद्ध, भारत विभाजन, गुजरात नरसंहार, आपातकाल। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में लिखें काली आंधी किस पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपका विकल्प कौन सा है आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा आपातकाल यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा 8-8 आंसू बहाना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। 8-8 आंसू बहाना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। विचलित होना,
बुरी तरह पछताना, ऑप्शन सी दिया संकट आना, ऑप्शन डी दिया विनाश होना। तो आप लोग बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। 8 8 आंसू बहाना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके, इसमें से आपका विकल्प कौन सा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, बुरी तरह पछताना यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है? चौपाई, रोला, हरिगीतिका, सवैया। तो आप लोग बताएं निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, सवैया। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन वार्णिक छंद नहीं है? कवित्त, मालिनी, मंद्रकांत्रा, कुंडलियां। तो आप लोग लिखें कमेंट बॉक्स में आपका विकल्प इनमें से कौन सा होगा, निम्न में कौन वार्णिक छंद नहीं है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, कुंडलियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है? उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। चलिए बताइए निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें इनमें से आपका विकल्प कौन सा होगा, निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यमक। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, आचार्य भरत के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? चलिए बताइएगा, आचार्य भरत के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 8, 9, 33, 49। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके, आचार्य भरत के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों आप लोग अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य भरत के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या जो है 9 है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? चलिए बताइए, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए दिया है अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी दिया है जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी दिया है मोहन राकेश, ऑप्शन डी दिया है हबीब तनवीर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा आप लोग। कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका विकल्प कौन सा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ध्यान रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी की यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, कोणार्क और पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर की कृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इस पंक्तियों में कौन सा रस सृजित है? चलिए यहाँ से आपसे जो है रस से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, वीर रस होगा कि विभत्स रस होगा कि रौद्र रस कि श्रृंगार रस। तो बताइएगा इसमें से इस पंक्ति में कौन सा रस होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। चलिए बताइएगा आप लोग कमेंट करके। तो ध्यान रखिएगा, वीर रस यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, वीर रस यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक नहीं सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य कि संयुक्त वाक्य है कि उपवाक्य है? चलिए बताइए, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य होगा कि मिश्र वाक्य होगा कि संयुक्त वाक्य कि उपवाक्य? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य होगा कि मिश्र वाक्य कि संयुक्त वाक्य कि उपवाक्य? चलिए बताइएगा आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह आपका सरल वाक्य होगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वर्तनी से आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो बताइएगा आप लोग पुनर्जागरण कौन से विकल्प में सही लिखा गया है, यही आपको बताना है। तो बताइएगा आप लोग, पुनर्जागरण जो है कौन से विकल्प में सही लिखा गया है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। चलिए बताइए, तो पुनर्जागरण जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पुनर्जागरण जो शब्द लिखा गया है सही रूप इसका ऑप्शन डी में लिखा गया है, यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन आपका है, नाक का बाल होना किस मुहावरे का अर्थ है? परेशान करना, घृणा करना, अधिक प्यारा होना, प्रतिष्ठा देना। चलिए बताइए, नाक का बाल होना किस मुहावरे का अर्थ है? चलिए बताइएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, नाक का बाल होना किस मुहावरे का सही अर्थ बताएं आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, अधिक प्यारा होना यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द परि उपसर्ग से निर्मित है? पराक्रम, प्रकाश, परिवर्तन, पराभव। बताइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द परि उपसर्ग से निर्मित है, यानी कौन से शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है, परि उपसर्ग कौन से शब्द में लगा है, आपको बताना है। बताइएगा आप लोग, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका विकल्प कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप लोग अवश्य जुड़ें, निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होने वाला है। तो बताइएगा, परि उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द होगा? चलिए बताइए आप लोग, ध्यान रखिएगा, परिवर्तन यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द। चलिए बताइए, आकाशीय, पार्थिव, सामुद्रिक, सौर। आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द बताएं आप लोग, कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, आकाशीय यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? नरेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, विद्यार्थी। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? विद्यार्थी में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ईला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? ईला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सागर, आकाश, पृथ्वी, गंगा। चलिए बताइए, ईला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द होगा? पृथ्वी, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, योग रूढ़। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? चलिए बताइए आप लोग। तो योग रूढ़ यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास है। चलिए, यहां पर आपसे समास से क्वेश्चन पूछा है, रोगग्रस्त में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण। चलिए बताइए, रोगग्रस्त में शब्द में प्रयुक्त कौन सा समास होगा? बताइएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, करण तत्पुरुष यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, आग, घी, मोती। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, पानी, आग, घी, मोती। तो बताइएगा आप लोग, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है आपका? ध्यान दीजिएगा, आग यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो आप लोग बताएं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, केवल 1। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, केवल 1। चलिए बताइए, बताइएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, 3 अवस्थाएं यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बताइएगा, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? चलिए बताइए। तो भाववाचक संज्ञा यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही होगा।
प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन की किस कोटि में आता है? प्रकंपित, संघर्षी, स्पर्श, अर्धस्वर। बताइएगा, प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन किस कोटि में आता है? चलिएगा बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकंपित यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, द्रविड़, नास्तलिक। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी, रोमन, द्रविड़, नास्तलिक। बताइएगा आप लोग, इन चारों विकल्प में से आपका विकल्प कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो द्रविड़ यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सूचि, पवित्र, सर सरोवर, सवर्ण सोना, सर्ग अध्याय। बताइए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सवर्ण सोना यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा सही सुमेलित है? बताइएगा, कौन सा सही सुमेलित है? अनुरिक्त, विरक्ति, असमय, कुसमय, अवसर, सुअवसर, दीर्घायु, चिरायु। चलिए बताइए, कौन सा सही सुमेलित है? बताएं आप लोग। तो ध्यान दीजिएगा, अनुरुक्त विरक्त होगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार से क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें आपका विकल्प इसमें से कौन सा होगा। साथियों, आप लोग अंत में जरूर बताएं कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। निम्न में कौन एक शब्दालंकार नहीं है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा। चलिए बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, उपमा यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध वर्तनी से आपसे क्वेश्चन पूछा है, कौन सा शब्द इन विकल्प में सही लिखा गया है, यही आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हितैषी यहाँ पर सही लिखा गया है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ, अपनी बुराई नहीं दिखना, परिश्रम से भागना, उच्च और साधारण की तुलना अधिक लाभ होना। तो बताएं आप लोग, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, अपनी बुराई नहीं दिखना, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। यही वह विषय है जो आपको सरकारी सीट दिलाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर देंगे तो आपके अच्छे स्कोर आने वाले हैं परीक्षा में। ठीक है। मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? बताइएगा आप लोग, मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपका विकल्प कौन सा है? बताएं। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अपनी डफली अपनी राग, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निर्देश दिए गए हैं इस क्वेश्चन में 94 से 95 क्वेश्चन, यानी 94 नंबर का क्वेश्चन और 95 नंबर का क्वेश्चन। आपको इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर एक निर्देश दिए गए हैं। निर्देश क्या दिया गया है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, और ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करें। यहाँ पर शुद्ध वाक्य चुनना है आपको, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा यही आपको चुनना है इन वाक्यों में। तो आप लोग बताएं, मैंने रोटी खाया। तो आप लोग बताइएगा, यह वाक्य कौन से विकल्प में सही रूप में लिखा गया है? बताइएगा, मैंने रोटी खाया। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, मैंने रोटी खाई। ऑप्शन बी दिया है मैंने रोटी को खाया, ऑप्शन सी दिया है मैं रोटी खाया, ऑप्शन डी दिया है मैं रोटी खाई। तो बताइएगा, इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने रोटी खाई यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। बताइएगा, 4 विकल्प दिए गए हैं,
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे। वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भीड़ जमा थी, वहाँ भरकम भीड़ जमा थी। ऑप्शन सी दिया है वहाँ भीड़ भारी भरकम थी। ऑप्शन डी दिया है वहाँ भी भीड़ भारी भरकम थी। तो आप लोग बताएं वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, इनमें से आपका विकल्प कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए बताइए, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, वहाँ भारी भीड़ जमा थी। अगला क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी से पूछा है आपसे। आजीविका बताइएगा, इसमें से आपका कौन से विकल्प में सही लिखा गया है? आजीविका जो है कौन से विकल्प में सही लिखा गया है, यही आपको सिर्फ बताना है। चलिए बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, आजीविका जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से लिखा जाता है, बाकी के आपके विकल्प तीनों गलत होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पर भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो बताइएगा इसमें से शुद्ध रूप में कौन सा शब्द लिखा गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ध्यान दीजिएगा, मनोकामना यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, नेपाली, मराठी, उर्दू। तो बताएं देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? हिंदी, नेपाली, मराठी, उर्दू। चलिए बताइए, बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो उर्दू यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है, संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि है? संपृक्त, संयुक्त, युग्मक, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, संबल में कौन सी ध्वनि है? तो ध्यान दीजिएगा, संपृक्त यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन आपका है, बताइएगा इसमें से शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है? यहां पर वर्तनी से आपसे क्वेश्चन पूछा है, शुद्ध रूप में आपसे कौन सा शब्द लिखा गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइएगा आप लोग इसमें जो है शुद्ध रूप मूत्राशय का कौन से विकल्प में लिखा गया है? चलिए बताइए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इन 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। यही टेस्ट आपको बताएगा। इस टेस्ट का मात्र इतना सा उद्देश्य है कि आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज में कितना तैयार कर लिया है और तैयारी आप कैसी चल रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई भी समस्या आती है तो वो भी बताएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया।